अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 671 से 675। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 671 झूठी बहादुरी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 671 झूठी वाहवाही। यू चे के ठंडे मुस्कुराते चेहरे को देखकर ये झिंगान के दिल में अकथनीय आक्रोश और घृणा भड़क उठी। उस समय ये छोटा सा फ्राई था जो इतना भी महत्वपूर्ण नहीं था कि सन मून डिवाइन हॉल के यंग मास्टर के रूप में उसकी ऊंची स्थिति की तुलना में उसे एक कीड़ा के रूप में गिना जाए, जिसने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यदि यू चे नहीं होता तो उसने पहले ही फैंग जुएर के दिव्य फीनिक्स शरीर को प्राप्त कर लिया होता और उसकी वर्तमान ताकत सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गई होती, जबकि उसकी विकास दर आज की तुलना में कहीं अधिक होती। सभी इस युन चे के कारण उसकी कई योजनाएं बर्बाद हो गई थी। इतने साल पहले जब यू चे प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में मर गया था, तब भी वह अपने दिल में मौजूद नफरत से छुटकारा पाने में असमर्थ था। और अब जब 3 साल बीत चुके थे तो उसे पता चला कि यू चे वास्तव में मरा नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने आदमियों को भी मार डाला था, एक बार फिर उसकी योजनाओं को विफल कर दिया था। और यहाँ तक कि उसकी गहन ताकत कई गुना बढ़ गई थी, इस हद तक कि वह उससे भी अधिक हो गई थी। जब उसे ये क्विंगशेन की मौत की छाप मिली तो उस पल में उसे जो गुस्सा, नाराजगी और हत्या का इरादा महसूस हुआ, वह इतना भयंकर था कि ऐसा लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। यदि उसे यह बताने वाला कोई ठोस तर्क न होता कि वह अब युन चे का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह एक पागल कुत्ते की तरह बाहर निकलता और यू चे को बेरहमी से मारने के लिए क्रूरतम तरीके का इस्तेमाल करता। उसने यू चे को घूर कर देखा, उसके चेहरे पर ठंडक और नफरत की जगह एक सड़ी हुई और बर्फीली मुस्कान ने ले ली। ये सोचना कि आप अभी भी जीवित हैं, इससे वास्तव में इस युवा गुरु को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इन सभी वर्षों में इस युवा मास्टर का सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह व्यक्तिगत रूप से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में सक्षम नहीं था। ये सोचना कि तुम वास्तव में अंडरवर्ल्ड के राजा से बच जाओगे और आज्ञाकारी रूप से अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दोगे। जैसे ही वह बोल रहा था, ये झिंगान ने पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण किया और उसकी नजर जमे हुए बादल की महिलाओं पर पड़ी। तुरंत उसकी आंखें तश्तरियों में फैल गईं और उसकी निगाहें अत्यधिक गर्म हो गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर भाव उदास और ठंडे से स्पष्ट दुष्टता में बदल गए। यू चे, ये युवा मास्टर अचानक आपके प्रति बेहद आभारी महसूस करता है। यदि आप नहीं होते तो इस युवा मास्टर को यह नहीं पता होता कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड वास्तव में इतनी अद्भुत जगह है। किसने सोचा होगा कि एक छोटे से देश में जो राख की तरह बिखरने वाला है, वहाँ वास्तव में इतनी सारी अद्वितीय सुंदरियां होंगी जो इस युवा मास्टर द्वारा आनंद लेने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। तस्क, ये झिंगान की जीभ उसके मुंह से बाहर निकली और उसने धीरे धीरे अपने होठों के कोने को चाटा और उसके गले से एक गहरी आवाज सुनी जा सकती थी। उसकी अत्यधिक बुरी और प्रचंड दृष्टि और आभा इतनी प्रबल हो गई थी कि उसका क्रोध और हत्या का इरादा भी पूरी तरह से उसमें समा गया था। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे ये झिंगान दिखावा कर रहा था। उसने विधर्मी कलाएं विकसित की और अनगिनत महिलाओं के साथ उसका संबंध था, और यद्यपि उसकी सुंदरता के लिए एक अतृप्त भूख थी, उसके मानक बहुत ऊंचे थे। नियमित रूप से सुंदर महिलाएं उसकी नजर में भी नहीं आती। हालांकि फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाओं की त्वचा बर्फ जैसी थी, उनकी विशेषताएं ठंडे चंद्रमा जैसी थी और उनका स्वभाव आलीशान और बर्फ जैसा ठंडा था। उनमें से हर एक स्वर्ग पर्वत से बर्फ के कमल की तरह लग रहा था जो हवा और बर्फ के बीच हिल रहा था। वे बर्फ की परियों की तरह थे जो स्वर्ग से निर्वासित होने के बाद धरती पर उतरी और अपनी अद्वितीय सुंदरता में घमंड से दुनिया का सर्वेक्षण कर रही थी। इन 1000 वर्षों के दौरान बिना किसी अपवाद के ब्लू विंग नेशन की नंबर 1 सुंदरता हमेशा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से आई थी। इसके अलावा भले ही केवल एक व्यक्ति ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से एक लड़की को चुना हो, भले ही वह उन सभी में से सबसे साधारण लड़की हो, फिर भी वह बाहरी दुनिया में एक अद्वितीय सुंदरता होगी, अपने आसपास की किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक सुंदर होगी। इसके अलावा उनका ठंडा और आलीशान स्वभाव कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक सामान्य लड़की से की जा सके। इसलिए भले ही ये झिंगान के पास अनगिनत महिलाएं थीं, फिर भी वह फ्रोजन क्लाउड की हर एक महिला को एक भूखे भेड़िए की भ्रष्टता के साथ घूरता था, और उसके पास फ्रोजन क्लाउड की पूरी 2000 महिलाएं थीं। ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये के भीतर हर एक तंत्रिका और कोशिका झिंगान का शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। फ्रोजन क्लाउड की 2000 महिलाएं, उनमें से एक भी उन सभी महिलाओं को अपनी चमक खोने का कारण बनेगी जिन्हें उसने सन मून डिवाइन हॉल में वापस रखा था।
और वे 6 महिलाएं जो सबसे आगे खड़ी थीं, जिनके पास उन सभी में सबसे मजबूत गहन ऊर्जा आभा थी, ने विशेष रूप से उसका ध्यान खींचा, जिससे उसके लिए खुद को मुंह से लार टपकने से रोकना लगभग असंभव हो गया। जहां तक फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का सवाल है, उसने बहुत समय पहले उनके बारे में सुना था, लेकिन ब्लू विंड के छोटे से देश की एक महिला शक्ति को याद रखना तो दूर, उसका ध्यान आकर्षित करने लायक भी नहीं थी। यदि नाम जिया क्विंग्यू और ये तथ्य नहीं होता कि वह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का हिस्सा थी, तो उसने शायद इस तरह की जगह पर आने के बारे में कभी नहीं सोचा होता। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह जगह वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग है। सन मून डिवाइन हॉल के युवा मास्टर, जो सुंदरता को अपने जीवन के समान प्रिय मानते थे, को अचानक ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बर्बाद कर दिया है। इस समय उसका ध्यान पहले से ही यूचे से पूरी तरह से उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड महिलाओं पर केंद्रित हो चुका था। इन खूबसूरत और मनमोहक बर्फ परियों की तुलना में यूचे का जीवन किसी लायक भी नहीं था। अपनी विधर्मी कलाओं को विकसित करने के लिए महिलाओं का उपयोग करने के लिए ये जिंगान की कुख्याति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाओं ने पहले सुना था, और आज उन्होंने जो देखा वह उन सभी अफवाहों से कहीं अधिक बुरा था जो उन्होंने सुनी थी। उसकी अश्लील और विकृत अभिव्यक्ति को देखकर फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं के चेहरे गहरी घृणा से भर गए। मुरो, कियानेक्स्यू, चू युएली और बाकी फ्रोजन क्लाउड परियों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर बर्फ की आत्मा बेतहाशा नृत्य कर रही थी और उनके हाथ उनकी बर्फ की तलवारों की मूठों के चारों ओर कस गए थे। आज भले ही उन सभी को नष्ट होना पड़ा, साथ मिलकर वे निश्चित रूप से खुद को ये जिंगान द्वारा अपमानित नहीं होने देंगे। हा, ये झिंगान की बातें सुनने के बाद यूचे ने थोड़ा सा भी डर या गुस्सा प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली और जोर से हंसा। ये जिंगान, तुम्हारी मृत्यु निकट है, फिर भी तुम्हारे पास हवा में महल बनाने का समय है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। हा, इस युवा मास्टर की मृत्यु निकट है। जैसे ही उसने अपना सिर पीछे झुकाया, ये जिंगान की आंखें तिरछी हो गईं और उसने जोर से हंसी भी निकाली, और यही ऊंचे की हंसी से भी ज्यादा तेज और अधिक प्रचंड थी। ऐसा लगता है कि भले ही आप 3 साल और जीवित रहे हो, आप एक दयनीय मूर्ख बन गए हैं जो ये भी नहीं बता सकते कि इस समय वास्तव में किसकी मृत्यु निकट है। युवा मास्टर, ये शी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। जब इस लड़के ने यंग मास्टर को देखा तो वह स्पष्ट रूप से इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी बुद्धि खो दी थी। हम्फ, यंग मास्टर का दर्जा देखते हुए उस पर अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जाकर उसे पकड़ने दो और उसका भाग्य यंग मास्टर पर छोड़ दो। तब मुझे 15वें बुजुर्ग को परेशान करना होगा, ये जिंगान ने इत्मीनान से उत्तर दिया। लेकिन 15वें बुजुर्ग, उसके साथ नम्र रहना याद रखें। मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप उसे दुर्घटनावश मार डालें। पहले मुझे उसकी टांगे तोड़ते हुए देखो, ये शी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने अपने शरीर में सारी गहन ऊर्जा प्रवाहित की और आगे बढ़ने की तैयारी की, इससे पहले कि एक आकृति अचानक उसके सामने आ जाती। उसे ये गाइंग ने रोक दिया था और उसने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, रुको, अभी कोई कार्रवाई न करें। क्या आप में से किसी को एहसास नहीं हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? जब हम पहुंचे थे, वे पहले से ही यहाँ एकत्र हुए थे और उन्होंने सन मून सेक्रेड आर्क नाम भी पुकारा था, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि हम बहुत पहले ही आ रहे थे। इसके अलावा न केवल वे भागे नहीं, बल्कि वे वास्तव में जानबूझकर यहाँ इंतजार कर रहे थे। ये गइंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं होता या हमारे लिए कोई योजना नहीं होती, तो वे इस तरह से कार्य क्यों करते? विशेष रूप से यूचे। बस उसे देखो, वह थोड़ा भी चिंतित या भयभीत नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे जीत पहले ही उसके हाथ में आ चुकी है, क्योंकि उसका शिकार चारा लेने वाला है। ये स्थिति निश्चित रूप से सामान्य से बाहर थी। जब वे पहुंचे और यूनचे को पाया, तो जिस परिदृश्य में उनका स्वागत किया गया वह उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। ये शी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन मैंने अपने वर्तमान परिवेश का सर्वेक्षण करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया है, और मैं किसी भी मजबूत व्यक्ति की आभा को महसूस नहीं कर सकता। सबसे मजबूत मैंने जो आभा पाई है वह सम्राट गहन क्षेत्र के 8वें स्तर की है, और इस यूचे के पास केवल सम्राट गहन क्षेत्र के 3रे स्तर पर गहन शक्ति है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्हें हमारे आगमन के बारे में इतनी पहले से क्यों पता चल गया होगा। वे भागे नहीं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि भले ही वे पृथ्वी के छोर तक भाग जाएं, लेकिन ये हमारी पकड़ से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यूनचे केवल अपने मौजूदा रवैये का दिखावा कर रहा है। ये सब झूठा दिखावा और दिखावा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह झूठ बोल रहा है? ये गइंग ने धंसी हुई भौहों के साथ कहा, हम सभी ऐसे लोग हैं जो लगभग 1000 साल तक जीवित रहे हैं, और यूनचे केवल 20 साल से थोड़ा अधिक उम्र का है।
क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हमारी नजरों से बच सकता है? ये शी की पलकें थोड़ी देर के लिए फड़क गईं जब ये शुरान और ये जुआन्युन दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। युन चे जो उनके सामने खड़ा था, उसने न केवल यहाँ उनके लिए इंतजार करने की पहल की थी, बल्कि यहाँ तक कि जब उसने उनके सन मून डिवाइन का सामना किया था हॉल, वह अभी भी शांत और संयमित था। वे उसकी अभिव्यक्ति, टकटकी या मुद्रा से चिंता के डर का संकेत नहीं पा सके। इसके विपरीत केवल एक चीज जो प्रदर्शित की गई थी वह थी निरंतर अहंकार और अवमानना। वे सभी पुराने राक्षस थे जो कई 100 वर्षों तक जीवित रहे थे, और उनमें से कुछ तो लगभग 1000 वर्ष पुराने थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करते थे 20 वर्ष से कुछ अधिक उम्र का एक युवा उनके सामने इस हद तक अभिनय कर सकता है। अपने दिल की गहराइयों में उन्होंने बहुत पहले ही पुष्टि कर दी थी कि निश्चित रूप से कोई था जो इस समय युन चे का समर्थन कर रहा था। तो क्या हुआ अगर वहां है? ये शी ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, भले ही उसके पास वास्तव में कोई बड़ी शक्ति हो जो उसका समर्थन कर रही हो, क्या वह हमारे सन मून डिवाइन हॉल से अधिक मजबूत हो सकती है? इस गहन आकाश महाद्वीप में अन्य 3 पवित्र भूमियों के अलावा क्या वास्तव में कुछ और है जो हमारे सूर्य चंद्रमा दिव्य हॉल को कांपने का कारण बन सकता है? ये शी के शब्द तर्क से परे अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन वे अटल सत्य भी थे। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में बाकी पवित्र मैदानों, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी, सुप्रीम ओशन पैलेस और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं था जिसे वे अपने बराबर मानते हो। भले ही यू चे ने ब्लू विंड नेशन के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन इससे उन्हें पलक झपकाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अकेले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को हराया और केवल 6 वर्षों तक खेती करने के बावजूद ये क्विंगशिंग और ये जी को मारने में कामयाब रहा। इसलिए मेरे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वह बस यहाँ खड़ा है और मौत का इंतजार कर रहा है। ये गयिंग ने अतुलनीय विवेकपूर्ण तरीके से कहा। इसके अलावा क्या आपने नहीं सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे यंग मास्टर की मृत्यु निकट थी। वह झांसा दे सकता है, या जो उसका समर्थन कर रहा है उसके पास वास्तव में उस तरह की शक्ति है, भले ही ऐसा होने की संभावना अरबों में से केवल एक ही हो। क्या आप ऐसा जोखिम लेने का साहस करते हैं? अगर वास्तव में यंग मास्टर को कुछ हुआ तो न केवल हम मरेंगे, बल्कि हमारे पूरे परिवार और यहाँ तक कि हमारे वंशजों को भी हमारे साथ मरना होगा। ये गुयंग के शब्दों के कारण ये शी का शरीर कांपने लगा और ये शुरान और ये जुआन्युन के चेहरे का रंग बदल गया। यू चे के बेहद आत्मविश्वासपूर्ण आचरण और दृष्टिकोण को देखते हुए सन मून डिवाइन हॉल के इन बुजुर्गों, पृथ्वी पर मंडरा रहे सभी शक्तिशाली राजाओं ने कोई भी जल्दबाजी या आवेगपूर्ण कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आसपास के क्षेत्र में किसी छिपी हुई गहन ऊर्जा आभा की खोज करने का प्रयास करते हुए अपनी सारी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सस्ती जान, इसकी तुलना हमारे यंग मास्टर की सुरक्षा से कैसे की जा सकती है? ऐसा नहीं है कि मैं अत्यधिक सतर्क और विवेकपूर्ण हूं, लेकिन उसका वर्तमान रवैया निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, इसलिए वह अवश्य ही किसी प्रकार की योजना छिपा रहा होगा। यहाँ यंग मास्टर के साथ हम निश्चित रूप से ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। ये गयिंग ने शांति से कहा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे पहले इसकी तह तक जाने दो। और जब हमने उसकी सभी चालों और समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है और हमने पुष्टि कर ली है कि उससे कोई खतरा नहीं है, तो हम उसे मार सकते हैं। ओह, तुम अचानक चुप क्यों हो गए हो? क्या तुम इस बारे में चिल्ला नहीं रहे थे कि तुम मुझे कैसे पकड़ने जा रहे हो? क्या आप ये करने जा रहे हैं या क्या? युन चे ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से उन्हें आगे आने का इशारा किया। इस तिरस्कारपूर्ण कृत्य और दृष्टि से लोगों में भी क्रोध की आग भड़क उठेगी। गहन अभ्यासकर्ताओं में सबसे निम्न सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्गों के लिए तो और भी अधिक। यू चे की अभिव्यक्ति घृणित और तिरस्कारपूर्ण थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसकी पीठ बहुत पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। अभी जैस्मिन ने इन्हीं 4 लोगों के दम पर उन्हें सलाह दी थी। एक ऐसा था जो सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के 3रे स्तर पर था, 2 लोग सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर थे, और जो सबसे छोटा लग रहा था वह वास्तव में सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर था। उसने संपर्क किया संप्रभु गहन क्षेत्र के बाद के चरण, और वह एक राक्षसी अस्तित्व था जो यू परिवार के एक बड़े बुजुर्ग के बराबर जमीन पर खड़ा था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जिंगान निश्चित रूप से कुछ मजबूत व्यक्तियों को साथ लाएंगे जो सम्राट स्तर पर थे, लेकिन उनकी पार्टी की ताकत का समग्र स्तर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि ये जिंगहान खुद भी तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गया था, और वह 3 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। यदि ये शी वास्तव में उस पर वैसे ही झपटा होता जैसा वह चाहता था, तो उसकी एकमात्र पसंद प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क की सभी महिलाओं को भगा देना और घटनास्थल से भाग जाना होता।
और उसने जो भी योजनाएं तैयार की थी वे विफल हो जाती। बेकार। लेकिन यह अच्छा था कि उसने सफलतापूर्वक दूसरे पक्ष को बेहद सतर्क कर दिया था, जिससे उसे बिना किसी दुर्घटना के पहली मुठभेड़ से निपटने में मदद मिली। ये गाइंग धीरे धीरे आगे बढ़े और उनके शरीर से एक ऐसी आभा निकली जो तीव्र नहीं थी, लेकिन समुद्र की तरह असीमित थी, और कुछ ही सांसों के अंतराल में इसने अत्यधिक बर्फ के पूरे बर्फीले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। इस आभा से उत्पन्न शक्ति और भय के कारण फ्रोजन क्लाउड की सभी महिलाएं भय से पीली पड़ गईं, क्योंकि यह वह शक्ति थी जो वे जितना जानते थे और यहाँ तक कि वे जो कल्पना कर सकती थी उससे कहीं अधिक थी। यू चे, ये गुयंग ने नर्म स्वर में कहा, भले ही आपकी प्रतिभा आम नहीं है, हमारे सन मून डिवाइन हॉल की नजर में यह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। यदि हम तुम्हें मारना चाहते हैं तो ये केवल हाथ उठाने की बात है। बात बस इतनी है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और यदि आप ईमानदारी से उनका उत्तर देते हैं तो हम आपके पीछे की महिलाओं के जीवन को बख्शने पर विचार कर सकते हैं। ये गुयंग द्वारा कहे गए ये अंतिम शब्द पूरी तरह से हास्यास्पद थे, क्योंकि भले ही वे फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं के साथ कुछ भी करना चाहते हो, ये जिंगान निश्चित रूप से उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। यू चे ने अपना सिर पीछे झुकाने से पहले उसे शांति से देखा और जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, मुझे मार डालो, बस एक लेवल 3 मोनाक, 2 लेवल 5 मोनाक और 1 लेवल 7 मोनाक, और तुम मुझे मारना चाहते हो। हा 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 हा, यह अब तक का सबसे बेहतरीन चुटकुला है जो मैंने सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा सन मून डिवाइन हॉल अभिमानी बेवकूफों से बना हो? यू चे के शब्दों के कारण 4 महान बुजुर्गों और ये झिंगान के चेहरे के भाव बहुत बदल गए, और यह उसके अहंकारी और चिड़चिड़े अपमान के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने वास्तव में ये शूरन की सटीक गहन ताकत को सही ढंग से बताया था। ये शिक, ये जुआन्युन और ये गाइंग, उसकी बातों में एक भी गलती नहीं थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 672, एक शक्ति जो स्वर्ग को ढक लेती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 672, एक शक्ति जो स्वर्ग को ढक लेती है। किसी गहन अभ्यासी की गहन शक्ति के स्तर का सही ढंग से पता लगाने में सक्षम होने के लिए एक के पास दूसरे की तुलना में अधिक गहन शक्ति होनी चाहिए। फिर भी युन चे इन 4 सम्राटों की गहन ताकत को सटीक रूप से चिल्लाने में सक्षम था, जिसमें ये गुयंग भी शामिल था जो बाद के चरण का सम्राट था। युन चे के पास केवल वही गहन शक्ति आभा थी जो सम्राट गहन क्षेत्र में थी, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। एकमात्र संभावित व्याख्या ये थी कि यहाँ कोई था जिसकी गहन साधना अत्यंत प्रबल थी, और वह इतना शक्तिशाली भी हो सकता था कि ये गुयंग की शक्ति को पार कर सके। पहले ये केवल एक हल्का संदेह था, लेकिन युन चे ने जो कहा उसके बाद इस गलतफहमी की संभावना अचानक कई गुना बढ़ गई। यह उस बिंदु पर पहुंच गई जहां वे व्यावहारिक रूप से पुष्टि कर सकते थे कि वास्तव में एक बड़ी शक्ति थी जो युन चे का समर्थन कर रही थी, और इस शक्ति की ताकत उनकी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उनकी गहन शक्ति का सटीक पता लगाने में सक्षम था, जबकि वे किसी की उपस्थिति का पता भी नहीं लगा सकते थे। उस व्यक्ति अपनी गहन शक्ति को उनसे इतनी अच्छी तरह छुपाने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति के पास एक गहन शक्ति होनी चाहिए जो उनसे अधिक हो, और यह बहुत संभव है कि उसकी शक्ति उनसे कहीं अधिक हो। क्या ये वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संप्रभु गहन क्षेत्र के अंतिम चरण में था? ये संभव नहीं था। 4 पवित्र मैदानों के अलावा किसी अन्य उच्च स्तरीय सम्राटों का इस दुनिया में कहीं और अस्तित्व में होना संभव नहीं होना चाहिए। इस समय उन्होंने यू चे के चेहरे को देखा जो शांत और भय से रहित था, और उसके चेहरे पर एक उत्तेजक ठंडी मुस्कान भी थी। वे तुरंत इस धारणा से विमुख हो गए कि यह सब सिर्फ झूठा दिखावा और शेखी बघारना था। ये गाइंग ने तुरंत अपने चेहरे पर चमकती चिंता को दबा लिया और जवाब देते हुए एक हास्यहीन हंसी दी। आइए पहले हम इस बारे में बात न करें कि हम आज आपको मार देंगे या नहीं, और इसके बजाय अन्य मामलों पर आगे बढ़ें। आपकी प्रतिक्रिया देख रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे आपको हमारी आने वाली यात्रा के बारे में काफी समय से पहले से ही पता था। हाँ हाँ, युन चे ने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण और ठंडी हंसी दी, क्योंकि उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, और उसने सन मून डिवाइन हॉल के शक्तिशाली 9वें बुजुर्ग की ओर देखा जैसे कि वह किसी प्रकार का मूर्ख हो। ये सोचना कि शब्द इतने मूर्खतापूर्ण हैं कि यह किसी की बुद्धि का अपमान करते हैं, वास्तव में सन मून डिवाइन हॉल के एक बुजुर्ग के मुंह से निकले होंगे। जब मैंने ये जी को मार डाला तो मैं ये जी की मृत्यु की छाप का उपयोग उसकी मृत्यु के पूरे तरीके को आपके युवा गुरु ये जिंगान तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। मेरा मकसद ये जिंगान को तुरंत अपने लोगों के साथ यहाँ आकर मुझे मारने की कोशिश करना था। क्या आपको वास्तव में इस बात पर संदेह है कि मुझे आपके आगमन के बारे में कैसे पता चला? हाँ 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 हाँ, ये सन मून डिवाइन हॉल के एक बुजुर्ग की बुद्धि का स्तर है।
ये वास्तव में बहुत हास्यास्पद है। यू चे के शब्दों के कारण ये गुयंग की आंखें गुस्से से कांपने लगी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्रोध में उड़ने के बजाय उसने केवल एक धीमी हंसी दी और कहा, तुम्हारा मतलब है कि जब तुमने ये जियाई को मार डाला तो तुम्हें उसके शरीर पर मौत की छाप के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए तुमने जानबूझकर हमारे युवा मास्टर को बताने के लिए इस मौत की छाप का इस्तेमाल किया कि तुमने ही उसे मारा था। और क्या? यू चे के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया और उसने मजाक में उत्तर दिया, क्या आप में से किसी ने वास्तव में ये सोचना बंद नहीं किया कि भले ही ये जियाई और ये किनशिंग दोनों की मृत्यु हो गई, आपको ये किनशिंग की मृत्यु की छाप क्यों नहीं मिली? सन मून डिवाइन हॉल के सभी सदस्यों के भाव एक साथ बदल गए। इससे पहले जब वे सन मून सीक्रेट आर्क पर थे, ये गुयंग ने गंभीरता से अपना संदेह व्यक्त किया था कि यह संभव है कि दूसरे पक्ष ने ये जियाई की मृत्यु को संरक्षित किया हो, उन्हें यहाँ आने के लिए लुभाने के लिए आत्मा की छाप। क्योंकि यदि दूसरा पक्ष ये क्विनशिंग की मौत की छाप को मिटा सकता है, तो यह असंभव था कि उसे ये जियाई के शरीर पर मौत की छाप के अस्तित्व का पता नहीं चलता। लेकिन वे खुद को इस पर विश्वास करने के लिए नहीं लग सके और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर इसे स्पष्ट कर दिया कि ये क्विनशिंग की मौत की छाप अपने आप ही मिट गई थी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास सन के सदस्यों को भड़काने और फंसाने की हिम्मत थी। मून डिवाइन हॉल, जब तक उक्त व्यक्ति की मृत्यु की इच्छा न हो। हालांकि वे सटीक शब्द यू चे के मुंह से इसी क्षण निकले थे, जिससे वे सभी अनजाने में चिंतित हो गए, क्योंकि उनके दिलों में बेचैनी की भावना पैदा हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जुआनयुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और इसके बजाय अवमानना की हंसी दी, और अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? यू चे, तुम तो हमारी नजरों में कुएं के एक दयनीय मेढक हो, तो तुम्हें क्या पता कि आसमान कितना ऊंचा है या धरती कितनी गहरी है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि अपने पीछे उस शिक्षक पर भरोसा करके आप हमारे सन मून डिवाइन हॉल को चुनौती दे सकते हैं? हा 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 हा, ये जुनवान बेतहाशा हंसे, ये बहुत अविश्वसनीय रूप से अनुभवहीन है। हमारे सन मून डिवाइन हॉल की ताकत कुछ ऐसी है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसा है जिसे जानने के लिए आप योग्य भी नहीं है। आपका आत्मविश्वास और बैकअप जिसे आप अचूक मानते हैं, हमारे सन मून डिवाइन हॉल की नजर में ये केवल एक बहुत बड़ा मजाक है। ओह, युन चे की भौहें थोड़ी झुक गईं जब उसने उत्तर दिया, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि मेरा स्वामी कौन है? TSK, जिसने भी हमारे सन मून डिवाइन हॉल के सामने इस तरह के निर्लज व्यवहार करने की हिम्मत की है, उसकी हमेशा एक भयानक मौत हुई है, और अगर वे जीवित रहने में कामयाब भी रहे तो उनका भाग्य मौत से भी बदतर था। हाँ, शियूस ने ठंडी हंसी के साथ अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, यू बच्चू, अपने मालिक के बारे में बात भी मत करो। भले ही आपके पास उनमें से 120 स्वामी हो, आप निश्चित रूप से आज अपना जीवन नहीं बचा पाएंगे। हाँ हाँ, क्या? युन चे ने एक हास्यहीन हंसी दी, और जबकि उसका लहजा अहंकारी था, उसकी आवाज भी गहरी होने लगी। मेरा मालिक आमतौर पर अपनी छोटी सी दुनिया में रहता है, इसलिए मैं आमतौर पर उसकी खेती में बाधा डालने की हिम्मत नहीं करूंगा, और मैं और भी कम इच्छुक हूँ अपने स्वामी की शक्ति उधार लेने के लिए। युन चे की आंखें तुरंत काली और ठंडी हो गईं और उसने आगे कहा, लेकिन फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को आपसे कोई झगड़ा या शिकायत नहीं है, फिर भी आपने उनके प्रति इतना क्रूर व्यवहार किया। आपने न केवल उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया, बल्कि आपने उनके 2 पिछले संप्रदाय के आकाओं को भी मार डाला। इस नफरत और दुश्मनी ने हमारे बीच एक अपूरणीय खाई पैदा कर दी है, और यदि मैं इस गलती का बदला नहीं ले सकता, तो मैं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का नया संप्रदाय स्वामी बनने के योग्य नहीं हूँ। तो आज मैं अपने गुरु की शक्ति उधार लूंगा और ये झिंगान का उपयोग करूंगा। नहीं, पिछले 2 संप्रदाय के गुरुओं की आत्माओं को बलिदान देने के लिए आपके सारे खून का उपयोग करूंगा। यू चे ने अपना बायां हाथ उठाया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुएं का मेढक वास्तव में कौन है। जब मेरे स्वामी हमारे सामने आने के लिए कृपा करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप सभी इसके लिए तैयार रहें। इतने भयभीत न हो कि आप अपनी पैंट गीली कर ले और इस प्राचीन बर्फीली भूमि को दागदार बना दे। यू चे का लहजा कठोर था और उसके शब्द शत्रुता से भरे हुए थे। जैसे ही उनके शब्द गिरे, ये जिंगान का चेहरा काला पड़ गया, और जैसे ही वह बोलने ही वाले थे, उन्होंने यू चे के शरीर से एक हल्की चमक देखी। उस फ्लैश के बाद जहां वह खड़ा था, वहां से उसका पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया था। चाहे उनका फिगर हो या उनकी मौजूदगी, सब पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये गयिंग और उनके बाकी साथी बुरी तरह से सदमे में थे। उन्हें निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि एक गहन अभ्यासी जो संप्रभु गहन दायरे से नीचे था, उन्हें देखे बिना गायब हो सकता है। लेकिन सम्राट के रूप में उनकी विशाल शक्ति के बावजूद वे यू चे की उपस्थिति का पता नहीं लगा सके, भले ही उनकी आध्यात्मिक धारणा ने पूरे क्षेत्र को ढक दिया था। इस तरह वह उनकी आंखों के सामने ही एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया। क्या चल रहा है?
जैसे ही उसकी नजर उस क्षेत्र पर पड़ी, ये शी गहरी आवाज में चिल्लाया। उनके अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार ये कुछ ऐसा था जो संभव नहीं होना चाहिए। ये बताए बिना कि युन चे एक सिंहासन था, भले ही वह एक सम्राट भी था, उसके लिए यह संभव नहीं होना चाहिए कि वह उनकी आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो जाए। ये गयिंग की भौहें सिकुड़ गईं, और उससे अचानक याद आया कि युन चे ने ये शब्द कहे थे, मेरा स्वामी आमतौर पर अपनी छोटी सी दुनिया में रहता है, इसलिए मैं आमतौर पर उसकी खेती में खलल डालने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसका दिल अचानक हिल गया। उसका अपनी छोटी सी दुनिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका मालिक वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किंवदंतियों की तरह अपनी छोटी सी दुनिया खोल सकता हो? और युन चे का पूरी तरह गायब होना उसके मालिक की छोटी दुनिया में प्रवेश करने के कारण था। उनके सदमे के बीच अचानक उनके सामने एक रोशनी चमकी और युन चे की आकृति एक बार फिर उनके सामने आ गई। लेकिन युन चे जो एक बार फिर प्रकट हुआ था, उनका सामना नहीं कर रहा था, इसके बजाय उसका सिर झुका हुआ था और उसने अपनी आभा वापस ले ली थी। उनका रुख उस जंगली अहंकार से पूरी तरह से रहित था जो उन्होंने पहले प्रदर्शित किया था, बल्कि उन्होंने गंभीर सम्मान का रवैया अपनाया। युन चे, तुम्हारा मालिक कहाँ है? ये शी ने दहाड़ते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप हमें बताएंगे कि एक बार आपके तथाकथित गुरु ने 4 शब्द सन मून डिवाइन हॉल सुने थे, वह इतना भयभीत हो गए थे कि वह भाग गए। हा। ये शी की हंसी अचानक रुक गई क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में बड़ा बदलाव आया। एक वृद्ध आवाज ने एक लंबी और लंबी आह भरी। यह आह अपने साथ एक अवर्णनीय भारीपन लिए हुए थी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्राचीन युग से आ रही है। इस आह के साथ एक असीम और अवर्णनीय राजसी उपस्थिति और ताकत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी के छोर से उमड़ आया है और उस क्षण यह आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ प्रतीत होता है। उस स्थिति में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का गुंबद पूरी तरह से ढह गया हो। इसके साथ ही पूरी दुनिया एक घातक सन्नाटे में डूब गई। सन मून डिवाइन हॉल के 4 सम्राट ये शे, ये शूरन, ये जुआन्युन और शक्तिशाली ये गुयंग सभी ने महसूस किया कि उनकी सांसें उनके सीने में अटक रही हैं क्योंकि यह उन पर गिर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ हो रेंज उनकी छाती पर दबाव डाल रही थी। सांस लेने के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि उनके दिल भी लगभग पूरी तरह से बंद हो गए थे क्योंकि उनके शरीर अकड़ गए थे, जबकि उनके शरीर की हर कोशिका हिंसक और अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। और चाहे वे कुछ भी करें, वे रुक नहीं सकते थे। बहुत कठिनाई के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और जब उन्होंने उस आकृति को देखा जो अचानक पतली हवा से प्रकट हुई थी, तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका भारी काला वस्त्र गरजती ठंडी हवा में लहरा रहा था। काले लबादे से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, इसलिए वे उसकी शक्ल पहचानने में असमर्थ थे। इस अतुलनीय भयानक दबाव के तहत भले ही वे कितने भी शक्तिशाली हों, फिर भी उन्होंने उस आदमी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। उनके शरीर पर काले वस्त्र का भार भी पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। इस दुनिया में जिस चीज को नकली बनाना सबसे कठिन था, वह थी किसी की आभा। और इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा इतनी प्रबल थी कि यह कुछ ऐसा था जिसका वे वर्णन नहीं कर सकते थे और इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सम्राट थे जो दुनिया के शिखर पर खड़े थे, इसलिए इस दुनिया में ऐसी कोई आभा मौजूद नहीं होनी चाहिए जो उन्हें कांपने का कारण बने। इसके अलावा इस आभा के तहत उन्हें लगा कि वे पहले रेत के कण जितने छोटे थे नीला समुद्र। वे बड़ी मुश्किल से खुद को इस बात पर विश्वास कर पाए कि यह एक आभा है जो किसी अन्य इंसान की है, लेकिन किंवदंतियों के एक आदिम देवता की शक्ति थी जिसने स्वर्ग को कवर किया था। इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि हालांकि यह आभा राजसी और असीमित थी, लेकिन यह उग्र या हिंसक नहीं थी। इसके बजाय ये पूरी तरह से शांत था। तो कहने का मतलब ये था कि यह केवल वह उपस्थिति थी जो ये काले वस्त्र पहने व्यक्ति आमतौर पर प्रदर्शित करता था। ये जानबूझकर किया गया बल का प्रदर्शन नहीं था जो तब होता था जब कोई अपनी सारी गहन ऊर्जा प्रसारित करता था। मालिक युन चे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर गहराई से झुकाया। युन चे, जो सन मून डिवाइन हॉल के सामने अनुचित रूप से अहंकारी था, अब ऐसी आवाज में बोला जो गहरी श्रद्धा से भरी थी, और उस आवाज में आशंका का एक संकेत भी था। ये जिंगान की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गई थी और 4 बुजुर्गों में से कोई भी इस स्थिति में हंस नहीं सका। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और देखा कि बाकी सभी की आंखें एक गहरे सदमे और बेचैनी से भरी हुई थी। एक ऐसी आभा जो उन जैसे राजाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर सकती थी। केवल उसी के आधार पर वे बता सकते थे कि इस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उनके अपने सन मून डिवाइन हॉल के स्वर्गीय सम्राट से अधिक थी। ये था युन चे का रहस्यमय गुरु। इस धरती पर ऐसा भयानक अस्तित्व कैसे हो सकता है जो भगवान या शैतान के समान हो? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 673 उजागर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 673 उजागर। ये है असगार्ड मास्टर के शिक्षक। फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं ने हवा में काले कपड़े पहने आदमी को घूरते हुए अचंभित होकर कहा। सर्वशक्तिमान शक्ति ऐसी थी जिसे सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्ग भी सहन नहीं कर सके, जिससे उन पर इसका प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो गया। ये तथ्य कि यूचे के पास एक रहस्यमय गुरु था, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में हर कोई जानता था। क्योंकि 3 साल पहले जब उन्होंने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में प्रवेश किया, तो उन्होंने ग्रैंड असगार्ड मालकिन फैंग कियानहुई को स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास पहले से ही एक गुरु है, इसलिए वह केवल संप्रदाय में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन वह किसी के शिष्य नहीं बनेंगे। इसके अलावा जिस भयानक दर से उसकी गहन शक्ति बढ़ी और उसका अविश्वसनीय रूप से स्वर्ग विरोधी चिकित्सा कौशल भी स्वाभाविक रूप से उसके गुरु से ही आया था। और आज उन्होंने आखिरकार यूचे के रहस्यमय गुरु का असली चेहरा देख लिया था, और उससे निकलने वाली आभा और शक्ति उनकी कल्पना और समझ से कई गुना अधिक थी। उन्होंने पहले कल्पना की थी कि यूचे का मालिक एक अत्यंत भयानक व्यक्ति होगा, लेकिन स्थिति की वास्तविकता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह सन मून डिवाइन हॉल का सामना कर रहा था तो वह इतना शांत था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अहंकारी होने का साहस किया। तो क्या आप ही वे लोग हैं जो इस बूढ़े शिष्य को मार डालना चाहते हैं? काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, और भले ही उसकी आवाज नर्म थी और उसका स्वर भी था, उसके हर एक शब्द का वजन सन मून डिवाइन हॉल की पार्टी के कानों पर विशाल और भारी पत्थरों की तरह पड़ा। ये गाइंग ने चुपचाप एक सांस ली और अपने दिल में अलार्म और डर को दबा दिया। उसने शांति से अपने हाथ जोड़े और अंदर चला गया, एक ऐसा तरीका जो न तो आज्ञाकारी था और न ही दबंग। तो यह वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो यूचे का गुरु है। हम सन मून डिवाइन हॉल के सदस्य हैं। कल आपके शिष्य ने बिना किसी कारण के हम पर हमला किया, और उसने हमारे सन मून डिवाइन हॉल के 12 लोगों को मार डाला। इनमें से 2 पीड़ित हमारे युवा स्वामी के निजी नौकर थे। तो हमारा सन मून डिवाइन हॉल स्वाभाविक रूप से निवारण के लिए आया है, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस स्थान की देखरेख करेगा, इसलिए हम आपको सम्मान देने में असफल रहे। भले ही हमने अनजाने में इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की साधना में खलल डाला हो, हमारा मिशन हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाना था, क्योंकि ऐसा करना सही और उचित काम है। हमारा मानना है कि इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की गहन आभा बेजोड़ है, इसलिए आप निश्चित रूप से कोई नहीं है जो सही गलत में फर्क करने और बुरे कामों को छिपाने में असमर्थ है। ये गाइंग का चेहरा धार्मिकता से भरा हुआ था, और उनकी शांत आवाज धार्मिक क्रोध से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे परिदृश्य को चित्रित करने की कोशिश की थी जहां यूचे जघन्य पापी था और सन मून डिवाइन हॉल केवल वह पार्टी थी जो न्याय मांग रही थी। इसके अलावा उन्होंने सन मून डिवाइन हॉल शब्दों पर बहुत जोर दिया, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सन मून डिवाइन हॉल को अपमानित करने की हिम्मत की हो। हाँ, काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक हंसते हुए कहा, जो कोई भी इस बूढ़े शिष्य द्वारा मारा गया है वह निश्चित रूप से अपनी मृत्यु के योग्य है। इसके विपरीत यह आपका सन मून डिवाइन हॉल है जिसने बिना किसी कारण या कारण के इन महिलाओं के क्षेत्र पर हमला किया। यदि यहाँ कोई अपराध हुआ था तो यही था। ये बहुत बकवास है। ये शी ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर उठाया और ठंडा जवाब दिया, हमारे युवा मास्टर के पास फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का निश्चित रूप से एक विशेष कारण है, और अगर कोई जवाबी कार्रवाई करना भी चाहता है तो ये भी कुछ ऐसा है जो केवल फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से संबंधित है। ये लड़का यूचे केवल एक बाहरी व्यक्ति है। हमारे सन मून डिवाइन हॉल ने पहले कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी उसने हमारे 12 लोगों को मार डाला। इसलिए हम यहाँ न्याय मांगने आए हैं, क्योंकि यह सही और उचित काम है। लेकिन अपने शिष्य की रक्षा के लिए आपने वास्तव में जानबूझकर सच्चाई को विकृत करने का निर्णय लिया। ये काफी है येशी, अनादर मत करो। ये गुयंग ने हाथ उठाया और येशी को संदेश देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा बहुत ही भयानक थी, और यदि उन्होंने वास्तव में उसे क्रोधित किया तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सिर उठाया और धार्मिकता से भरे चेहरे के साथ कहा, हमारा सन मून डिवाइन हॉल 10,000 वर्षों से अस्तित्व में है, और प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की रक्षा करना हमेशा हमारा मिशन रहा है। इस 10,000 साल की अवधि में हमने अनगिनत बार उन लोगों को खदेड़ दिया है जिन्होंने गहरे आकाश महाद्वीप पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। इस वजह से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लोगों ने हमें पवित्र भूमि की उपाधि दी है, और सन मून डिवाइन हॉल द्वारा प्रदान की गई हमारी 10,000 वर्षों की मेधावी सेवा निंदा से परे है। हम एक पवित्र भूमि का नाम रखते हैं, और हम प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के भीतर रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बोझ भी उठाते हैं।
इसलिए हमारे कार्य हमेशा ईमानदार, स्पष्ट और पूरी तरह से निंदा से परे रहे हैं। शायद इसलिए कि इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की गहन आभा बेजोड़ है, आप हमें एक पापी का निशान सहन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन भले ही हम इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के बराबर नहीं हैं, फिर भी हम निश्चित रूप से आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अगर यह प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्रवाई करता है और आपके शिष्य की रक्षा के लिए हमें मार डालता है, ये गाइंग ने गंभीर आंखों से कहा, यह शायद हो सकता है कि दुनिया के सभी लोग इसके लिए सहमत नहीं होंगे। ये गुयंग के शब्दों से फ्रोजन क्लाउड की सभी एकत्रित महिलाओं के चेहरे पर नफरत और नाराजगी दिखाई देने लगी। उनके लिए ये लोग शैतान थे जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए दुष्ट व्यवहार किया। फिर भी अभी उन्होंने बेशर्मी से खुद को प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के संरक्षक के रूप में चित्रित किया और उन्होंने लोगों की इच्छा को खतरे के रूप में इस्तेमाल करने का साहस भी किया। ये बिल्कुल बहुत ही घृणित था। लेकिन जिस बात का वे खंडन नहीं कर सके वह ये थी कि प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के सभी लोगों के बीच 4 पवित्र भूमियों को वास्तव में पवित्र माना जाता था। और पवित्र भूमि के संबंध में सामान्य ज्ञान ये था कि वे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की सीमाओं की लगातार रक्षा की, उन्हें आक्रमण से सुरक्षित रखा और उन अनगिनत आपदाओं को समाप्त किया जिनसे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप को खतरा था। आम आदमी की नजर में ये 4 पवित्र मैदानों का अस्तित्व था जिसने प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। तो ये गयिंग की धमकी निश्चित रूप से केवल एक झूठा अलार्म या शुद्ध दिखावा और घमंड नहीं था। हाँ, काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने एक और धीमी हंसी दी और उसने कोई रोष नहीं दिखाया, लेकिन इस हंसी में उपहास का अंश था। इस गहन आकाश महाद्वीप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो इस बूढ़े व्यक्ति की नजर से बच सके। शायद आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी उन सभी बदसूरत चीजों को जानता है जो आपने वर्षों में की है। पिछले कुछ वर्षों में आपके तथाकथित युवा स्वामी ने कितनी महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है, इसके आधार पर वह अकेले ही एक पाप है जिसे स्वर्ग द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये गुयंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जब हम वापस आ जाएंगे तो हम स्वाभाविक रूप से इन प्रतिष्ठित लोगों के शब्दों को अपने हॉल मास्टर तक पहुंचाएंगे। दरअसल इस विनम्र व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से अपना दिव्य हॉल नहीं छोड़ा है, इसलिए जब सांसारिक मामलों की बात आती है तो मैं हमेशा अज्ञानी और गलत जानकारी रखता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति कहाँ से आता है। क्या मैं इतना साहसी हो सकता हूँ कि पूछ सकूं कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति कहाँ से है? ये गयिंग के शब्दों ने स्पष्ट रूप से पीछे हटने की उसकी तीव्र इच्छा को दर्शाया। यह एक भयानक गहन आभा वाला व्यक्ति था, इसलिए अब उसे केवल ये सुनिश्चित करना था कि वह अपने युवा गुरु के साथ जितनी जल्दी हो सके निकल सके। इस भयानक आभा का सामना करते हुए वह जानता था कि हर पल जब वे यहाँ रहते हैं तो उनके सामने आने वाले खतरे में तेजी से वृद्धि होती है। इस बूढ़े आदमी का नाम बहुत पहले ही धूल में मिल चुका है, काले लबादे वाले बूढ़े ने थोड़ा रुकते हुए कहा। इसके बाद उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अचानक एक लंबी और भारी आह भरी, प्राणियों की दुनिया विशाल और असीमित है और उनके झगड़े कभी खत्म नहीं होते। मैंने पहले ही शपथ ले ली है कि मैं फिर कभी नश्वर लोक के मामलों में खुद को कलंकित नहीं करूंगा और मुझे निश्चित रूप से इसके झगड़ों में शामिल नहीं होना चाहिए। आप सभी को चले जाना चाहिए। ये बूढ़ा व्यक्ति न लेने की अपनी लंबी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता है आपकी वजह से एक जीवन। जैसे ही काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्द गिरे, सन मून डिवाइन हॉल के सदस्यों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया राहत देने वाली नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ एक दूसरे को देखा और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर दबाव पड़ रहा है और जो चिंता उनके दिमाग में चल रही थी वह दूर हो गई है। यहाँ तक कि जमे हुए बादल की महिलाओं के चेहरे भी स्पष्ट निराशा और चिंता से रंगे हुए थे। युनचे के गुरु अत्यंत चिंताजनक आभा बिखेरते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब दूसरे पक्ष ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। यहाँ कोई भी देख सकता था कि यह व्यक्ति शायद सन मून से डरता था। दिव्य हॉल। उसने सन मून डिवाइन हॉल के सदस्यों को अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं की और उसने सन मून डिवाइन हॉल के खिलाफ हाथ बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि ये भी कुछ ऐसा था जो अपरिहार्य था। इस गहन आकाश महाद्वीप में चाहे कोई व्यक्ति या शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी वे सन मून डिवाइन हॉल के सामने उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यदि उन्होंने सन मून डिवाइन हॉल के विरुद्ध कदम उठाने का साहस किया तो वे अपना विनाश कर रहे थे। छुट्टी। इसके बजाय ये जुआन युन ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लपेटकर एक कदम आगे बढ़ाया। चाहे वह उसकी अभिव्यक्ति हो या उसकी दृष्टि, दोनों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया था। भले ही उनके सामने रहस्यमयी काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की आभा चौंकाने वाली थी, वह तेजी से दिखने लगी थी। जो आभा निकल रही थी उसका व्यक्तित्व नकली था। ये लगभग वैसा ही था जैसे कि यह किसी प्रकार की विशेष गहन कलाकृति द्वारा जारी किया जा रहा हो।
चूंकि यह आभा अत्यधिक अविश्वसनीय थी, यह इस हद तक मजबूत थी कि यह बहुत अधिक असामान्य और अनुचित थी। यदि वास्तव में इस संसार में ऐसी आभा वाला कोई व्यक्ति होता, तो सन मून डिवाइन हॉल को उसके बारे में क्यों नहीं पता होता? साथ ही यदि वह वास्तव में उतना ही मजबूत था जितना वो प्रतीत होता था, तो उसमें अपना नाम प्रस्तुत करने का साहस क्यों नहीं था? इसके अलावा, इससे पहले कि वे बात करना शुरू करते, वह तुरंत उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ सिर्फ अपने युवा स्वामी के मृत सेवकों के लिए न्याय मांगने आए हैं। अगर हम सिर्फ इसलिए चले जाएं इस विशिष्ट व्यक्ति के कुछ शब्दों में, तो हम दिव्य हॉल से उन 2 मृत सेवकों और हमारे भाइयों का सामना कैसे कर पाएंगे? ये शूरन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, ये सही है, हमने इस स्थान पर आने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए सनमून सेक्रेड आर्क का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया। ये बस एक भाग्यशाली संयोग था कि हमें यूनचे मिला। तो अगर हम उसे ऐसे ही जाने दें, तो क्या हम बहुत सारा सम्मान नहीं खो देंगे? इसके अलावा, अगर यह बात विदेशों में फैल गई, तो हमारे सन मून डिवाइन हॉल का पूरे देश में उपहास उड़ाया जाएगा। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी 1 इंच भी नहीं हिला, और उसकी आवाज अभी भी रुके हुए पानी की तरह शांत थी। तो आप क्या करने का इरादा कर रहे हैं? क्या आप निश्चित रूप से इस बूढ़े को एक बार फिर से मारने के लिए मजबूर करेंगे? स्वाभाविक रूप से हम ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे। यहाँ हम में से हर कोई अपने जीवन को महत्व देता है, ये गुयंग ने धीरे से कहा, क्योंकि उसकी आंखें एक पल पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक थी। इस विशिष्ट व्यक्ति की गहन आभा इतनी मजबूत है कि यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है, और मुझे सच में विश्वास है कि आप हम में से किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। लेकिन आखिरकार हम अभी भी इस महाद्वीप की एक पवित्र भूमि है। हम सभी सन मून डिवाइन हॉल के सदस्य हैं। इस बार हमारे युवा गुरु 4 बुजुर्गों के साथ व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े हैं। यदि हम इस विशिष्ट व्यक्ति के शब्दों के कारण ही पीछे हट जाते, तो हमारे सन मून डिवाइन हॉल की क्या गरिमा बची रहती? इस दिव्य हॉल के सदस्य के रूप में हम इस तरह से कैसे कार्य कर सकते हैं जो हमारे संप्रदाय की गरिमा को नष्ट कर देगा? हालांकि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, इसलिए यूचे को मारने का मिशन संभवतः विफलता में समाप्त होगा। फिर भी हम ऐसे ही नहीं जा सकते। ये गुयन की आंखों की गहराइयां गहरी चालाकी से चमक उठी और उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये प्रस्ताव आपको कैसा लग रहा है? हमारे डिवाइन हॉल के एल्डर येशी इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, और मेरा मानना है कि इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जो ताकत है, उसे देखते हुए आप निश्चित रूप से एल्डर येशी को आसानी से हरा सकते हैं। चूंकि यही मामला है, हमें पता चल जाएगा कि हमारी ताकत कमजोर है और हम हारकर पीछे हट जाएंगे। लेकिन हम केवल इस विशिष्ट व्यक्ति के शब्दों के कारण नहीं जाएंगे, और इससे हमें अपनी गरिमा के साथ अपने दिव्य हॉल में लौटने की अनुमति मिलेगी। इस तरह किसी को चोट नहीं पहुंचेगी और हमारे रिश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। इससे भी अच्छी बात यह है कि हम इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या न करने की प्रतिज्ञा को तोड़ने नहीं देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसी उत्तम योजना को अस्वीकार नहीं करेगा। ये गुयन के धीमे भाषण के बाद ये जिंगहान, ये शुरान, ये जुआन्यून और ये शी सभी मन ही मन खिलखिलाकर हंस पड़े। ये वास्तव में सावधान और सावधानी पूर्वक 9वां बुजुर्ग था। उसने कैसी अद्भुत योजना बनाई थी, क्योंकि इस काले लबादे वाले बूढ़े को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने से 2 में से एक निष्कर्ष निकलेगा। यदि उसके पास वास्तव में एक चौंकाने वाली शक्ति थी और वह येशी को हराने में सक्षम था, तो उसने सन मून डिवाइन हॉल के प्रति जो संयम दिखाया था और दूसरे की हत्या न करने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने की उसकी अनिच्छा येशी को इस मुठभेड़ से बचने की अनुमति देगी और उन्हें पीछे हटने की अनुमति देगी, एक भी सदस्य खोए बिना। और यदि उसकी ताकत बिल्कुल हीन थी और यह विचित्र रूप से मजबूत आभा केवल कुछ विशेष तरीकों से कृत्रिम रूप से निर्मित की गई थी, तो वे उपस्थित सभी लोगों के साथ जो चाहे कर सकते थे। बेशक अगर उसने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो ये पूरी तरह से पुष्टि करेगा कि वह पूरी तरह से गर्म हवा था। तो काले लबादे वाले बूढ़े आदमी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना येशी एक पल में उसके सामने आ गया था। जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति के करीब आया, उस अद्वितीय और भयानक आभा के कारण उसके शरीर की सभी नसें अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उन ऐंठन को दबा दिया। उन्होंने एक ऐसी मुस्कान दी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची और उन्होंने कहा, यह विनम्र व्यक्ति सन मून डिवाइन हॉल के 15वें बुजुर्ग येशी हैं, और मैं विशेष रूप से इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेजोड़ गहन शक्ति का अनुभव करने के लिए आया हूँ। इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को केवल मुझे हराना है और हम तुरंत इस जगह को छोड़ देंगे और फिर कभी इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने नहीं आएंगे। मुझे आशा है कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे विनम्र स्वभाव पर दया दिखाएगा। हा हा हा।
काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने फीकी और भावनाहीन हंसी देते हुए कहा, चूंकि ये आपके हैं निरादे, तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 674 पूर्ण प्रतिरोध। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 674 पूर्ण निवारण। हालांकि हमें झिझकने की जरूरत नहीं है, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना बायां हाथ उठाते हुए कहा और उस चमकदार काली आस्तीन के बीच से एक पीला और पतला सफेद हाथ दिखाई दिया। हाथ धीरे धीरे खुला और आग की लपटों का एक समूह जो केवल एक मुट्ठी के आकार का था, चुपचाप प्रकट हुआ और जलते हुए चुपचाप वहीं मंडराने लगा। यह नीली लपटों का एक समूह था और गहरी लपटों के बीच नीली गहरी आग गहरी लपटों के निम्नतम ग्रेड में से एक थी। ये भी एक गहरी ज्वाला थी जो सत्ता के निचले पायदानों से संबंधित थी। पृथ्वी के गहरे दायरे के ऊपर सभी गहरी लपटें कम से कम बैंगनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि नीली गहरी आग स्काई प्रोफाउंड रियलम अभ्यासी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इन मजबूत और शक्तिशाली राजाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो चीज इस नीली लौ को सामान्य गहरी लपटों से अलग करती थी, वह विचित्र बर्फ नीला रंग था जो इन नीली लपटों में था, और इसका रंग लगभग बेहद घनी बर्फ की ऊर्जा के समान ही था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि कोई भी इस बर्फीली नीली आग से निकलने वाली किसी भी गहन ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था। यह ऐसा था मानो यह कोई गहरी आग भी ना हो, बल्कि सबसे साधारण और सबसे हानिरहित प्राकृतिक लौ थी जिसका उपयोग केवल सामान्य चीजों को जलाने के लिए किया जा सकता था। आपको केवल इस बूढ़े व्यक्ति के स्टारफायर के छोटे समूह को रोकने में सक्षम होने की आवश्यकता है और यह बूढ़ा व्यक्ति तुरंत चला जाएगा और फिर कभी आपके सन मून डिवाइन हॉल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप तारे की आग के इस छोटे से कण को भी नहीं संभाल सकते, तो आप सभी को तुरंत चले जाना होगा और फिर कभी इस जगह पर अतिक्रमण नहीं करना होगा। बर्फीली नीली आग की लपटें काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की हथेली के ऊपर धीरे धीरे हिल रही थी। हालांकि वह भारी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन वह अपने साथ एक अतुलनीय भारी दबाव भी लेकर आई थी, और जिस तरह से शब्दों को व्यक्त किया गया था उससे ये स्पष्ट हो गया कि यह कोई चर्चा नहीं थी, इसके बजाय यह एक निर्विवाद आदेश था। इसके अलावा एक और बात थी जो अनकही रह गई थी लेकिन सभी के देखने के लिए स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। आप मूल रूप से इस बूढ़े व्यक्ति के साथ मारपीट करने के लायक भी नहीं है। इसलिए यदि आप आग की इस छोटी सी लपट को रोक सकते हैं, तो इसे आपकी जीत के रूप में गिना जाएगा। एक बार जब कोई सम्राट बन जाता है, तो वह इस दुनिया में सत्ता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बाकी दुनिया को हेय दृष्टि से देख सकता है, इससे पहले कभी ऐसा समय नहीं था जब किसी सम्राट का इतना तिरस्कार किया गया हो। ये शी का दिल गुस्से से जल उठा और उसने ठंडी हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फीनिक्स भगवान, जो दिव्य गहन क्षेत्र में है, सनमून दिव्य हॉल के एक बुजुर्ग को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरह से बोलने के लिए आपको वास्तव में इस बात से डरना नहीं चाहिए कि आपके अपने शब्द आपको परेशान करने के लिए वापस आएंगे। हाँ हाँ, काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीन हंसी भरी और आगे कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना हाथ थोड़ा बाहर बढ़ाया और बर्फीली नीली लपटें इत्मीनान से ये शी की छाती की ओर उड़ गईं। किसी की गहन ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, प्राकृतिक नियमों की उसकी समझ उतनी ही मजबूत होगी, इसलिए जारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मजबूत और सघन हो जाएगी। और एक बार जब कोई मोनाक के स्तर पर पहुंच गया, तो एक उंगली उठाने में लगने वाली ऊर्जा की मात्रा भी आसपास की हवा को मोड़ने और कांपने के लिए पर्याप्त थी। ये बर्फीली नीली लौ गहन ऊर्जा के एक भी कंपन के बिना उड़ गई और आसपास के स्थान में कोई हलचल या विकृति नहीं थी। वास्तव में स्थान का उल्लेख किए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक तत्वों में भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। जब यह अभी भी काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के हाथ में था, तब भी वे समझ सकते थे कि आग के इस समूह की आभा की कमी बूढ़े व्यक्ति द्वारा इसे दबाने के लिए गहन शक्ति का उपयोग करने के कारण थी। लेकिन अब जब यह उसके हाथ से उड़ गया था, तो यह अभी भी बोलने के लिए कोई ऊर्जा आभा नहीं थी। एकमात्र व्याख्या ये थी कि आग का ये समूह आग के किसी भी नियम का उपयोग करके नहीं बनाया गया था, और यह केवल सबसे सामान्य आग थी। इस स्पष्टीकरण के अलावा निश्चित रूप से कोई अन्य संभावना नहीं थी। तुरंत ये शी की चिंता का एकमात्र बचा हुआ धागा हवा में गायब हो गया। इस समय वह पूरी तरह से सत्यापित कर सकता था कि काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, केवल झांसा दे रहा था, और वह बेतुकी मजबूत आभा निश्चित रूप से दूसरों को डराने के लिए किसी विशेष विधि द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया था। ये सही है। इस दुनिया में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फीनिक्स भगवान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था जो संत सम्राट, समुद्र के शासक, स्वर्गीय सम्राट या तलवार मास्टर को हरा सके। ये सोचना कि वे लगभग इतने डर गए थे कि वे पीछे हटने जा रहे थे। ये शी की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई और उसने ठंडी हंसी उड़ाई।
उसने अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करने की भी जहमत नहीं उठाई और बस बर्फीली नीली लपटों के आने वाले समूह की ओर एक हथेली भेज दी। जब उसका हाथ आग के संपर्क में आया तो उसे तनिक भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वह आग एक भी निशान छोड़े बिना उसकी दृष्टि से पूरी तरह गायब हो गई। हा, ये शी बेतहाशा हंसने लगी, और यहाँ मैं सोच रही थी कि यह कोई महान व्यक्ति है जो अज्ञात हिस्सों से आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल एक पागल जोकर था जिसने हमें धोखा देने के लिए धुएं और दर्पणों का उपयोग करने की कोशिश की थी। हा, ये बहुत ही हास्यास्पद है। जैसे ही उसने हंसना जारी रखा, वह ये जिंगान की ओर मुड़ गया। युवा मास्टर, 9वें बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि आज हम। जब वह इतना बोल चुका तो उसकी आवाज अचानक रुक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये जिंगहान, ये गुयन, ये जुआनयुन और ये शुरान सभी ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी बेहद भयानक चीज को देख रहे हों, क्योंकि उनकी आंखें अपनी सबसे बड़ी सीमा तक खुल गई थी और उनकी पुतलियां पूरी तरह से फैल गई थी। जहां तक उनके पीछे के 15 रक्षकों की बात है, उनके चेहरे अत्यंत भय से भरे हुए थे और उनके चेहरे की सभी मांसपेशियां और उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। और जैसे जैसे वह कंपन और अधिक तीव्र होता गया, उन्होंने अपना मुंह खोला मानो वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अत्यधिक आतंक के कारण वे अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। पूरी दुनिया उस बिंदु पर पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, और एक क्षणिक चुप्पी थी जो ये गुयन की हताश और कर्कश दहाड़ से टूटी थी। तुम्हारा हाथ। ये शी ने अनजाने में अपने हाथ की ओर देखा। एक पल में उसकी पुतलियां कई गुना चौड़ी हो गई थी, और उसके अत्यधिक सदमे और आतंक के कारण उसका चेहरा घातक रूप से सफेद हो गया था, क्योंकि जो हाथ उसने ऊपर उठाया था उस पर अब कोई हाथ नहीं जुड़ा था। उसका दाहिना हाथ गायब हो गया था, और बर्फीली नीली लपटों का ये समूह उस हाथ पर चुपचाप जलता रहा जिसने अपना एक हाथ खो दिया था। नहीं, उसका हाथ नहीं जल रहा था। सटीक होने के लिए इसे खाया जा रहा था। और जैसे ही बर्फीली नीली आग की लपटें फैली, उसने देखा कि उसका हाथ इंच दर इंच गायब हो रहा था, और पलक झपकते ही आग की लपटें उसके कंधे के पास तक फैल गई थी और उसकी बाह का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई आभा या ध्वनि नहीं थी जिसे वह महसूस कर सके। सच तो यह है कि उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। किसी चीज के जलने का कोई आभास नहीं था। किसी को राख का एक कण भी पैदा होते नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बाह को कोई अदृश्य और भयानक ब्लैक होल निर्दयतापूर्वक निगल रहा हो, और जो निगला जा रहा था वह एक सम्राट का शक्तिशाली शरीर था। ये कुछ ऐसा था जिसे उन सभी ने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। यह एक भयानक दृश्य था जो पूरी तरह से उनके ज्ञान से परे था। ये शी की पुतलियां इस हद तक फैल गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वे फटने वाली हैं, क्योंकि उसके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा डर उसके अंदर उमड़ आया था, जिसके कारण उसने कर्कश और विकृत रोना शुरू कर दिया था, जबकि उसने उन्मत्त होकर सभी पर ध्यान केंद्रित किया था। उसकी गहन ऊर्जा उसकी दाहिनी भुजा की ओर थी, क्योंकि वह उस भयानक आग को दबाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा बर्फीली नीली लौ के संपर्क में आई, ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से निगल गई और एक पल में गायब हो गई। नीली लपटें जरा सा भी प्रभावित नहीं हुई, बहुत कम दबी हुई थी, क्योंकि यह अभी भी धीरे धीरे ये शी के कंधे की ओर बढ़ती जा रही थी। कोई दर्द नहीं था, दर्द का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को धीरे धीरे गायब होते देखा, ये शी को एक डर का अनुभव हुआ जो नरक में गिरने से भी कई गुना बदतर था। उसका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उसके मुंह से तीखी चीखें गूंज रही थी, जबकि अत्यधिक भय के कारण उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से उसकी आंखों से बाहर निकल आई थी और उसके माथे पर नीली नसों का जाल बिखरा हुआ देखा जा सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चिल्लाया और संघर्ष किया। सुंदर क्रिस्टलीय आग की लपटों का वह समूह समथायक राक्षस से भी अधिक डरावना चुपचाप जलता रहा। बचाओ, मुझे बचाओ, शिंग। ये शूरन ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गहरी बैंगनी लंबी तलवार निकाली, और जैसे ही उसका शरीर धुंधला हो गया, बैंगनी तलवार ने हवा के माध्यम से एक चाप बनाया और ये शी की दाहिनी बाह पर वार किया, जिससे संक्रमित हाथ के अवशेष बुरी तरह कट गए उस बर्फीली नीली आग से। लेकिन इससे पहले कि सन मून डिवाइन हॉल के सदस्य राहत की सांस ले पाते, उन्हें ये पता चला कि भले ही ये शी का कटा हुआ हाथ पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन बर्फीली नीली लपटें अभी भी बची हुई थी, और वह बिना नष्ट हुए हवा में ही लटकी हुई थी जब तक ये कई छोटे समूहों में विभाजित नहीं हो गया, जो सभी ये शी के शरीर पर गिर गए। पलक झपकते ही ये शी की शेष बाह, उसके पैर, उसकी छाती और उसके पेट पर कई छेद दिखाई दिए, और जैसे जैसे अंगारे तेजी से फैलते गए और बड़े होते गए, वे ये शी के शरीर पर सिमटते गए और कम होने लगे। शून्यता। ये शी की सदमे और आतंक की चीखें और अधिक तीव्र हो गई, क्योंकि उसका पूरा शरीर ऐंठन और विकृत होने लगा। उसका बायां हाथ बेतहाशा फड़फड़ा रहा था, मानो वह अपने ही शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन जैसे ही उसका बायां हाथ बर्फीली नीली आग की लपटों को छू गया, वह भी सिकुड़कर शून्य में तब्दील होने लगा। उनके उन्मत्त संघर्षों के कारण बर्फीली नीली लपटें उनके पूरे शरीर में और भी तेजी से फैल गईं, क्योंकि इससे इस शक्तिशाली सम्राट का शरीर छिद्रों से ढक गया था। सन मून डिवाइन हॉल का सबसे कमजोर सदस्य जो मौजूद था वह अभी भी एक अधिपति था, और सबसे मजबूत एक सम्राट था जो लगभग संप्रभु गहन दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया था। लेकिन उनमें से हर एक के चेहरे पर गहरे सदमे और आतंक के भाव थे। फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं के सुंदर चेहरे भी सदमे से पीले पड़ गए थे, क्योंकि वे एक ऐसी घटना देख रहे थे जो इतनी भयानक थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इस समय ये गायन जल्दी से ये शूरान की ओर मुड़ी और चिल्लाई, शूरान अपनी तलवार फेंक दो। ये शूरन ने अनजाने में अपना सिर झुकाने से पहले उसे एक खाली घूरकर देखा, और वह तुरंत इस हद तक भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा ने लगभग उसका शरीर छोड़ दिया। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी तलवार, जिसका इस्तेमाल उसने येशी की बांह को काटने के लिए किया था, दूषित हो गई थी उन बर्फीली नीली लपटों में से कुछ। और भले ही ये केवल एक छोटी मात्रा थी, इसने पहले ही तलवार की पूरी नोक को गायब कर दिया था, क्योंकि यह तेजी से नीचे की ओर फैलने लगी थी। ये शूरान के हाथ कांपने लगे क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। लेकिन उसने तुरंत तलवार नहीं फेंकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बैंगनी तलवार ये शूरान की प्रिय तलवार थी, क्योंकि यह 300 से अधिक वर्षों से उसके साथ थी, और आमतौर पर वह इसे अपने जीवन के समान मूल्यवान मानता था। लेकिन झिझक के इस क्षण में बर्फीली नीली लपटों ने पहले ही तलवार के अधिकांश भाग को अपनी चपेट में ले लिया था और उसके हाथ की ओर बढ़ गई थी। ये गायंग अचानक आगे बढ़ी और ये शूरन के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था और उसने ये शूरन का हाथ उखाड़ दिया था, क्योंकि बैंगनी तलवार काफी दूर तक उड़ गई थी। ये गायंग वहां रुकी और धीमी आवाज में चिल्लाई, क्या तुम मरना चाहती हो? ये शूरन का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भर गया था। यदि उसका हाथ उस बर्फीली नीली लौ से पीड़ित हुआ होता तो निस्संदेह उसका भाग्य भी येशी जैसा ही होता। लंबे समय से बना डर खत्म होने के बाद उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं मेरी जान बचाने के लिए 9वें बुजुर्ग को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि इस समय येशी पहले से ही एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गए थे। उसके शरीर का अधिकांश भाग गायब हो गया और जो बचा था उसे मनुष्य के रूप में पहचाना नहीं जा सका। वह भी उन बर्फीली नीली लपटों द्वारा तेजी से भस्म किया जा रहा था। वे अवशेष कभी कभी हिल जाते हैं, जिससे साबित होता है कि सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्ग, जिनके पास एक सम्राट की ताकत थी, उनके जीवन का एक निशान अभी भी बचा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द, यहाँ तक कि जीवन के आखिरी अवशेष भी जल्द ही पूरी तरह से मिट गए और उनका पूरा शरीर अस्तित्व से पूरी तरह मिट चुका था। उसका एक भी निशान बाकी नहीं बचा था। जैसे ही उन्होंने उस स्थान को देखा जहां से येशी गायब हो गई थी, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे स्तब्ध भय से भर गए। वे सभी वहीं जड़ होकर रह गए, मानो पत्थर बन गए हों। एक ठंडी हवा चली और उनके शरीर ठंड की तरह कांपने लगे, जो उन्मत्त रूप से चल रही हवा की तुलना में 10,000 गुना अधिक ठंडी थी। उनके शरीर बहुत पहले ही ठंडे पसीने से भीग गए थे। सन मून यंग मास्टर और सन मून एल्डर्स, वे निस्संदेह सभी थे। इस धरती पर उनका अस्तित्व चरम पर है, लेकिन इस समय उनके दिलों में केवल डर मौजूद था। यहाँ तक कि उनका सदमा भी एक ऐसे डर के नीचे दब गया था जो बहुत भारी था। इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की आभा अद्वितीय रूप से मजबूत थी, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि उसके पास वास्तव में बेहद भयानक ताकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली चाल इतनी भयानक होगी। तारे की आग के इस छोटे से टुकड़े ने वास्तव में एक शक्तिशाली राजा को इस दुनिया से बिना किसी लड़ाई के गायब कर दिया था। जो दृश्य उन्होंने अभी देखा था वह भयानक से भी अधिक था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था नश्वर क्षेत्र में, कुछ ऐसा जो केवल मिथकों या किंवदंतियों के अंतर्गत होना चाहिए। ये लौ न केवल काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाई गई थी, बल्कि इसने गहन ऊर्जा का एक संकेत भी उत्पन्न नहीं किया था। आह, काले लबादे वाले बूढ़े ने हल्की आह भरी। मैं मूल रूप से केवल एक कड़ी चेतावनी देना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि पवित्र भूमि का एक बुजुर्ग वास्तव में इस छोटी सी तारे की आग के कारण अपनी जान गंवा देगा। ये सोचना कि इस गहन आकाश महाद्वीप का गहन स्तर इस हद तक गिर गया है। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी निराश और निराश लग रहा था। उसके शब्दों से संकेत मिलता है कि वह केवल येशी को चेतावनी देने के लिए आग का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसने येशी जैसे पवित्र भूमि के एक आलीशान बुजुर्ग की कभी उम्मीद नहीं की थी विरोध करने में सक्षम हुए बिना ही मर जाऊंगा। दूसरे शब्दों में जो कहा जा रहा था वह ये था, मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत कमजोर हैं, लेकिन मैंने आपसे इतना कमजोर होने की उम्मीद नहीं की थी। चूंकि मैंने दूसरे को न मारने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, तो आप सभी भी यहाँ रह सकते हैं।
काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना पीला सफेद हाथ बढ़ाते हुए एक और नरमाह भरी। उसकी हथेली के ऊपर समान बर्फीली नीली लपटों का एक और समूह जल गया, और बर्फीली नीली लपटों का ये समूह पिछले वाले से 2 गुना अधिक बड़ा था, और यह अभी भी पहले जैसा ही था। उसने इन लपटों को बिना कोई संकेत दिए आसानी से प्रज्वलित कर दिया था कि उसने अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित कर दी है। यह ऐसा था मानो ये प्रक्रिया इस काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत सरल थी, और यह कुछ ऐसा था जिसे करने के लिए उसे ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। बर्फीली नीली लपटों के उस समूह को देखकर शेष 3 दिव्य चंद्रमा बुजुर्गों के शरीर पर सभी बाल तुरंत खड़े हो गए, और ये जिंगान भी जल्दबाजी में कई कदम पीछे हट गया था, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में अब उसके पिछले अहंकार और क्रूरता का कोई निशान नहीं था। जो कुछ बचा था वह केवल सदमा और भय का घातक पीला रंग था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 675 अव्यवस्था में भागो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 675 अव्यवस्था में भागना। से वरिष्ठ कृपया प्रतीक्षा करें। ये गायन घबरा गई और ये झिंगान का रास्ता हम तुरंत छोड़ने के सीनियर के आदेश का पालन करेंगे और अब सीनियर को परेशान नहीं करेंगे। ये गुयन की अभिव्यक्ति और आंखों में पहले की स्थिरता और शांति खो गई, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। उन्होंने काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को प्रतिष्ठित व्यक्ति से वरिष्ठ के रूप में संबोधित करने के तरीके को भी बदल दिया। ये शे उनके सन मून डिवाइन हॉल के बुजुर्ग, एक मध्य चरण के राजा जो दुनिया को नीची दृष्टि से देखते थे और यहाँ तक कि सन मून डिवाइन हॉल में एक ऊंचा स्थान भी रखते थे, एक छोटे से व्यक्ति द्वारा लापरवाही से जलाए जाने में कामयाब रहे थे। वह ज्वाला जो काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति द्वारा प्रज्वलित की गई थी, ये ताकत इतनी भयानक और इतनी अतुलनीय थी। उनकी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा सिर्फ एक आभा थी, लेकिन उन्होंने ये शे को शून्य में बदलने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा, क्योंकि वे केवल 30 मीटर के भीतर थे। वह ताकत थी जो उनके ज्ञान और कल्पना से कहीं अधिक थी। मध्य चरण के सम्राट को इतनी आसानी से शून्य में बदलना, संत सम्राट, समुद्र के शासक, स्वर्गीय सम्राट या तलवार मास्टर, 4 महान पवित्र भूमि के 4 शासकों, यहाँ तक कि एकमात्र फीनिक्स आत्मा का उल्लेख नहीं करना जो था आधा कदम गहरा भगवान, फिर ये करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही यह फीनिक्स स्पिरिट की ताकत से निकली फीनिक्स की लपटें थी जो अपनी पूरी ताकत से आकाश को ढक सकती थी, एक मध्य चरण का सम्राट अभी भी कुछ हद तक विरोध करने में सक्षम होगा। लेकिन इस काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपने हाथ के एक झटके से अपनी मुट्ठी के आकार की बर्फीली नीली लपटें जला ली। बर्फीली नीली लपटों के इस गोले का घनत्व और शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यह उस स्तर पर हो जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जो कानून शामिल है निश्चित रूप से उस सीमा से 1 या 2 से अधिक महान क्षेत्र थे जिन्हें वे समझ सकते थे। दरअसल इस दुनिया में एक ऐसा खौफनाक इंसान मौजूद है। अब इस पर विचार करते हुए उसने उन्हें अभी जाने देने का कारण सन मून डिवाइन हॉल के प्रति डर नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट रूप से था क्योंकि वह उन पर हाथ रखने से भी घृणा करता था। काले लबादे वाले बूढ़े ने हल्के से ठहाका लगाया। उसकी हथेली में बर्फीली नीली आग की लपटें लहरा रही थी। मैंने तुम्हें अभी जाने दिया, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया और हत्या न करने की मेरी 10,000 साल पुरानी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अब आप जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? काले लबादे वाले बूढ़े की आवाज अब पहले की तरह पानी की तरह शांत नहीं थी, लेकिन अब उसमें कुछ गुस्सा था और जाहिर है यह उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने का गुस्सा था। उसके मुंह से निकली 10,000 वर्ष की प्रतिज्ञा ने उसकी उपस्थिति में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। इस डरावने बूढ़े व्यक्ति का जीवन काल वास्तव में 10,000 वर्ष से अधिक था। 10,000 वर्ष की आयु के लिए इस बूढ़े व्यक्ति का क्षेत्र कितना डरावना था। बर्फीली नीली लपटों का वह गोला काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की हथेली के बीच में थोड़ा सा नाच रहा था, और उससे ये गुयंग और अन्य लोगों के दिल पसीज गए। ये शी के बुरी तरह मरने की छवि एक दुर्स्वप्न की तरह उनके दिमाग में फिर से उभर आए, और वे उसी दयनीय तरीके से मरने के कगार पर थे। वरिष्ठ, अपना गुस्सा शांत करो। ये गयिंग ने अपने हाथ पकड़ लिए, घुटने टेक दिए और विनम्र और घबराए हुए तरीके से कहा, चाहे हम कितने भी अति आत्मविश्वासी क्यों न हो, हम निश्चित रूप से वरिष्ठ मास्टर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी यह वास्तव में हमारे लिए ही था कि हम सन मून डिवाइन हॉल में वापस आकर स्पष्टीकरण दे सके। यही कारण है कि हमने अपनी ताकत की थोड़ी सी तुलना सीनियर से करने का सुझाव दिया। एल्डर येश की सीनियर के हाथों मृत्यु का कारण ये था कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं था। इसका दोष सीनियर पर कतई नहीं डाला जा सकता। मैं सन मून डिवाइन हॉल के 9वें बुजुर्ग के रूप में वादा करता हूं कि जब सीनियर दया में आपका हाथ ऊपर उठाएंगे और हमें आज जाने देंगे, तो हमारा सन मून डिवाइन हॉल निश्चित रूप से एल्डर येश के साथ जो हुआ उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, और आपके शिष्य से शिकायत भी हमेशा के लिए हो जाएगी।
सन मून डिवाइन हॉल के शीर्ष 10 बुजुर्गों में से एक के रूप में ये गुयंग ने कई वर्षों तक इतना विनम्र रवैया नहीं दिखाया था, लेकिन इस काले लबादे वाले बूढ़े के सामने वह अपना सामान्य रवैया दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। अब वह जमीन पर रेंगने का इंतजार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए उन्हें मारना हाथ हिलाने जितना आसान होगा, और उसका जानलेवा इरादा पहले ही भड़का दिया गया था। यदि वह वास्तव में हमला करता है, ये शी में संघर्ष करने की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए वे भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। न केवल वे सभी मर जाते, बल्कि वे बिना कुछ लिए मर जाते। ये सबसे डरावना व्यक्ति था जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामना किया था, और यह भी पहली बार था कि उन्हें किसी वास्तविक घातक खतरे का सामना करना पड़ा था। वे उतावले होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? भले ही वह सूर्य चंद्रमा के बुजुर्ग थे, सच्ची मौत की छाया के तहत वे केवल अपने पास मौजूद हर चीज के साथ अपने जीवन की भीख मांग सकते थे। अरे जवाबदेह नहीं, काले लबादे वाला बूढ़ा तिरस्कार पूर्वक धीरे से हंसा। आपको लगता है कि मैं सन मून डिवाइन हॉल द्वारा जवाबदेह ठहराए जाने से डरता हूँ? मेरी नजर में पवित्र भूमि इतनी ऊंची है कि वहां पहुंचा नहीं जा सकता। आपके सन मून डिवाइन हॉल को ध्वस्त करना मेरे हाथ हिलाने जितना ही सरल है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इसने सभी के दिल और आत्मा को जबरदस्त झटका दिया। तुम्हारे सन मून डिवाइन हॉल को ध्वस्त करना मेरे हाथ हिलाने जितना आसान है, ऐसे अभिमानी शब्द इस दुनिया में और कौन कहने की हिम्मत करेगा? अगर उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ सुना होता, तो ये गुयंग और अन्य लोग निश्चित रूप से इसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक मानते, लेकिन इस समय उन्हें जो महसूस हुआ वह उपहास और अवमानना नहीं था, बल्कि गहरा सदमा और डर था। ये शेर की एक छोटी सी चिंगारी से जलकर शून्य हो जाने की भयावह छवि फिर से उनकी आंखों के सामने उभर आए और उनके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये गयिंग ने घबराहट में कहा, हाँ, सीनियर दूसरी दुनिया का मास्टर है। आपकी नजर में सन मून डिवाइन हॉल का जिक्र करने लायक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आज यंग मास्टर को कुछ हुआ, भले ही वह सीनियर ही क्यों न हो, मेरा सन मून डिवाइन हॉल आसानी से आराम नहीं करेगा। यद्यपि वरिष्ठ के लिए कुछ भी करना असंभव है, वरिष्ठ एक गुरु है जो कई वर्षों से सांसारिक दुनिया के संपर्क में नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार नहीं होंगे। थोड़ी परेशानी। इसके अलावा ये गाइंग को तुरंत एक विचार आया, शांत रहे और कहा, वरिष्ठ नाराज हैं क्योंकि आपने अनजाने में हत्या न करने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, लेकिन हत्या दिल से होती है। यदि वास्तव में मारने का कोई इरादा नहीं है, तो यह आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ने के रूप में नहीं गिना जाएगा। सीनियर ने जानबूझकर येशी को नहीं मारा, ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि येशी पर्याप्त मजबूत नहीं थी और सीनियर की दिव्य लपटों को पकड़ते समय अति आत्मविश्वास में थी, इसीलिए उसकी आत्मा नष्ट हो गई। येशी की मृत्यु अपने कारण हुई, सीनियर के कारण नहीं, इसलिए सीनियर ने वास्तव में आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। अब उस सीनियर का हमारे खिलाफ जानलेवा इरादा है। अगर आप हम सभी को मार देंगे, तो आप वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे होंगे। वरिष्ठ इस दुनिया में एक अद्वितीय गुरु हैं, और हम केवल सामान्य लोग हैं जो उल्लेख करने योग्य नहीं हैं। वरिष्ठ को हमारे महत्वहीन होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और आपके स्पष्ट हृदय को कलंकित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे दुनिया से दूर कर दिया गया है। नौवा बड़ा बिल्कुल सही है, ये जुआनयुन ने तुरंत कहा। भले ही आपके शिष्य यूचे और हमारे बीच गलतफहमी है, लेकिन यूचे के हाथों हम में से 10 से अधिक लोग मारे गए, और हमने आपके शिष्य का एक बाल भी बांका नहीं किया है। सीनियर ने कई वर्षों तक अपनी प्रतिज्ञा बरकरार रखी है, इसलिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए और आपका दिल स्वर्ग की तिजोरी के मास्टर निर्माता की तरह है। कहें और नहीं, एक शांत आवाज ने ये जुआनयुन को बाधित किया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी हथेली पीछे खींच ली। बर्फीली नीली लपटों का गोला भी गायब हो गया और हवा में भरा जानलेवा इरादा भी बिखर गया, लेकिन आकाश को ढकने वाला वह जबरदस्त दबाव अभी भी मौजूद था और उन पर भारी असर डाल रहा था। दिल और आत्मा, भले ही आपने वही कहा जो आपने जीने के लिए कहा था, यह उचित भी है। कोई बात नहीं, तुम सब जा सकते हो। आज के बाद तुम यहाँ कभी वापस नहीं आ सकते। सन मून डिवाइन हॉल के सभी लोगों ने अपना सिर उठाया, मानो उन्होंने स्वर्ग से कोई आवाज सुनी हो। अपने जीवन में पहली बार उन्हें मृत्यु से बचने का एहसास हुआ। ये गयिंग ने कांपती आवाज में कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मेरा सन मून डिवाइन हॉल सीनियर की कृपा को याद रखेगा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन उसने एक सांस ली और फिर कहा, जूनियर को पूछने की अनुमति दें। सीनियर हमें आपके महान नाम की कृपा प्रदान करे। भविष्य में चाहे सीनियर कहीं भी जाए, मेरा सन मून डिवाइन हॉल निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा और हमसे दूरी बनाए रखेगा, और हम वरिष्ठ से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे। ये गयिंग ने जो कहा था, उसका नाम पता चलने के बाद बिल्कुल भी बदला नहीं लेना था।
ये शे बुरी तरह से मर गया, लेकिन काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की ताकत पूरी तरह से उनके ज्ञान से अधिक थी, इसलिए उन्होंने बदला लेने के बारे में भी नहीं सोचा। जहां तक पीछे हटने और दूरी बनाए रखने की बात है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। भयावह अस्तित्व के इस स्तर पर उन्हें बस यही आशा थी कि उन्हें अपने जीवन में फिर कभी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। महान नाम, काले लबादे वाले बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम जानते भी हो तो क्या कर सकते हो? इस संसार में बहुत दिनों से मेरा नाम नहीं है। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अपने अंतिम शिष्य को नियति के तहत स्वीकार कर लिया था, तो मेरा शेष जीवन अब सांसारिक दुनिया के संपर्क में नहीं रहेगा। मेरा नाम ड्यूटियन है। ड्यूटियन नाम है स्वर्ग, सीजर। ये गाइंड ने धीमी आवाज में कहा। ये वास्तव में एक अपरिचित नाम था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, और यह सबसे अजीब नाम भी था जो उसने कभी सुना था। कोई व्यक्ति कितना जंगली या कितना मजबूत होगा जो अपने नाम के रूप में ड्यूटियन का उपयोग करने का साहस करेगा? सीनियर ड्यूटियन, हम इसी क्षण चले जाएंगे। यदि भविष्य में आपके पास समय हो तो मेरी इच्छा है कि आप आए और हमारे डिवाइन हॉल में अतिथि बने। हमारे पूरे दिव्य हॉल को आपका स्वागत करना चाहिए। जब वह बोल रहा था तो ये गाइंड के कदम पहले से ही तेजी से पीछे हटने लगे थे। वह तुरंत इस जगह से उड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जो कहा वह आधा काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति की भावनाओं को शांत करने के लिए था, और बाकी आधा स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करने के लिए था। क्योंकि इतना भयानक आदमी भले ही उससे दोस्ती न कर सके, लेकिन दुश्मन तो कतई नहीं बन सकता। जब वे तुरंत मुड़े और सूर्य चंद्रमा पवित्र संदूक की ओर उड़ने के लिए तैयार हुए, तो अचानक उनकी पीठ के पीछे से एक आवाज आई। इंतजार। यू चेही थे जिन्होंने बात की थी। ऐसा लग रहा था कि अधीरता और अनिच्छा के कारण ही उसकी आवाज विशेष रूप से गहरी थी। ये गाइंड और अन्य लोगों ने अपने कदम रोक लिए थे और ठंड उनकी पीठ पर बह रही थी। काले लबादे वाले बूढ़े, यार उन्हें जाने दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यू चे ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। यदि यून चे ने काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति से उन सभी को यही रखने के लिए दृढ़ता से कहा, चियर, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि यून चे कुछ कह पाता, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज शांत हो चुकी थी। मास्टर जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तुमने सचमुच सोचा कि स्वामी ने उन्हें जाने दिया क्योंकि मुझे उन पर हाथ रखने से घृणा हुई, या मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हूँ? गलत। उनकी आवाज अब थोड़ी कठोर हो गई। मास्टर ने आपको बहुत पहले सिखाया था, जब तक कि वास्तव में आपके जीवन पर कोई खतरा न हो, आप मास्टर की ताकत उधार नहीं ले सकते और उस पर निर्भर नहीं हो सकते। मास्टर जानता है कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के मामले के कारण आप इन लोगों से नफरत करते हैं और अधीरता से उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना मेरी सीमा तक है। यदि आप उन्हें मरवाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप केवल अपनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। 6 साल पहले जब हम गुरु और शिष्य के रूप में मिले थे, तब आप केवल एक अपंग और गहरी नसों वाले अपंग थे। मास्टर ने आपकी गहरी नसों की मरम्मत की, 3 साल तक आपका मार्गदर्शन किया, और 7 देशों की युवा पीढ़ी में से कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सका। 3 साल पहले मास्टर ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और आपको प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क से वापस लाया, और अब तक अपनी ताकत के साथ आप पहले से ही एक सम्राट से लड़ सकते हैं। भले ही अब आप उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन यदि आप गुरु के अधीन अपने दिल से खेती करते हैं, तो अगले 3 वर्षों में आप उनमें से किसी को भी अपने हाथ के एक झटके से मारने में सक्षम होंगे। अगले 3 वर्षों में पूरा सन मून डिवाइन हॉल आपके पैरों के नीचे होगा। आज केवल आज के आनंद के लिए अपने साधना हृदय को हानि पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी शब्द काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति द्वारा यू चे से कहे गए थे, लेकिन ये सुनकर सन मून डिवाइन हॉल का हर एक व्यक्ति डर से कांप गया। 6 साल के समय में गहरी नसों वाले एक अपंग से एक सम्राट के खिलाफ लड़ने की ताकत पाने में इसमें केवल 6 साल लगे। ये कितनी भयावह अवधारणा थी, और वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये शब्द निश्चित रूप से झूठे नहीं थे, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में यूचे की उनकी जांच के अनुसार 6 साल पहले वह वास्तव में अपंग नसों वाला एक अपंग था। जिस शहर में वह 10 साल से अधिक समय तक रहा, वहां के सभी लोग उसके बारे में जानते थे, और यहाँ तक कि वह पूरे शहर में हंसी का पात्र भी था। सबसे पहले जब उन्होंने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में अपनी शक्तियों का खुलासा किया, तो उन्होंने केवल 3 वर्षों के लिए ही गहन शक्ति विकसित की। आखिरकार आज उन्हें इस भयावह तथ्य का उत्तर मिल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा भयानक गुरु था। यह उनकी कल्पना से 1000 गुना अधिक भयावह था। 6 वर्षों में एक अपंग से एक सम्राट के स्तर की ताकत तक, भले ही उनके 4 महान पवित्र आधारों ने पूरी दुनिया को नीचा दिखाया, वे खुद कभी भी इसे हासिल नहीं कर सके। एक वाक्य भी था जो उनमें से हर किसी ने स्पष्ट रूप से सुना था।
युन चे अभी भी जीवित था। इसका कारण यह नहीं था कि वह प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में फंसा नहीं था जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह काले द्वारा बचाया गया था प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क से वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी, जिसका मतलब है वह वास्तव में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बीच अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। उनके दिल और आत्मा में एक अवर्णनीय सदमा कांप उठा। गहरे आकाश महाद्वीप के सबसे मजबूत सम्राटों के रूप में वे उस दायरे को समझना शुरू नहीं कर सके जिसमें काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी था। इसकी तुलना में ये पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह था। युन चे ने अपना सिर नीचे किया और कहा, गुरु सही कह रहे हैं, शिष्य इसे याद रखेगा। उनकी आवाज बहुत धीमी और धीमी थी। यह अहंकारी जंगली युन चे जिसने अकेले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सामना करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि सन मून दिव्य हॉल को अपमानित करने की हिम्मत भी की, वह अपने गुरु के सामने विशेष रूप से सम्मानजनक और शांत प्रतीत होता था। ये गाइंग ने ये झिंगान की बाह पकड़ ली। जितनी तेजी से वह कर सकता था आकाश में उड़ गया और अब रुकने की हिम्मत नहीं की। 6 साल और वह सम्राटों से लड़ने में सक्षम था। 3 और साल और वह इनमें से किसी को भी मार सकता था उन्हें। 3 और साल और वह अपनी इच्छानुसार पूरे सन मून डिवाइन हॉल पर कदम रख सकता है। ये शब्द बिल्कुल एक अभिशाप की तरह थे जो उसके दिल और आत्मा में व्याप्त थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह इस युन चे के साथ दुश्मन बन गया है जिसे वे पहले हेय दृष्टि से देखते थे। ऐसा लगता था कि यह अब तक की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने इनके कारण की थी। साल अलिस्चू डोटियन इक्वल्स स्वर्ग पर कब्जा करने वाला जो स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है, आदि आदि। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।